मैं डॉक्टर इरशाद अली खान साहब राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महोदय कार्यक्रम। आज हम हिग्गल का द्वंद्वात्मक प्रणाली यानी पद्धति का अध्ययन करेंगे। यानी प्रोफेसर शेबाइन के अनुसार हिग्गल की राजनीतिक विचारधारा का महत्व दो बिंदुओं पर केंद्रित है और वे हैं द्वंद्वात्मक प्रणाली और राष्ट्र राज्य का आदर्श स्तंभ। हिग्गल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रगति और विकास कभी भी एक सीधी रेखा के समान नहीं होता है। राज्य एक जड़ वस्तु न होकर विकसित संस्था है। इसका अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विकासवादी प्रक्रिया को हिग्गल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने अपने विचार विमर्श में द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया था। हिग्गल द्वंद्व की इस प्रणाली को विचारों के स्तर में लागू करते हुए कहता है कि सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु एक मौलिक रूपवाद होता है और विकासवाद के अनुसार वह बढ़ता और इसका विस्तृत रूप कालांतर में उसके मौलिक रूप का बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इस विपरीत रूप का प्रतिवाद एंटीथेसिस कहते हैं। जो समय आगे बढ़ता है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार यह मौलिक रूप और विपरीत रूप में आपस में मिलते हैं और इन दोनों के मेल से वस्तु का नया समन्वित रूप समवाद यानी सिंथेसिस बन जाता है। हिग्गल इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हिग्गल समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। वह मानता है कि यूनानी राज्य वाद थे और धर्म राज्य उसके प्रतिवाद थे और राष्ट्र राज्य उसका संवाद होगा। कला, धर्म और दर्शन को भी वह इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद में करता है विभाजित। यानी हिग्गल के अनुसार द्वंद्व की इस पद्धति से ही विश्व के सभी विचार विकसित होते हैं। यानी कि हिग्गल दर्शन का आधार विश्वात्मा की अवधारणा है। विश्वात्मा की विशेषता है सतत गतिशीलता। अतः विश्वात्मा की इस स्वतः प्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्त करने वाली पद्धति को उसने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया। उसने अपने समय दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि पर आधारित किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार हिग्गल के दर्शन का मूल तंत्र अवश्य है, तत्व अवश्य है, किंतु यह उसका मौलिक विचार नहीं। वस्तुतः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था। प्राचीन यूनान में वाद विवाद द्वारा सत्य का अन्वेषण करने की प्रवृत्ति बहुत प्रचलित थी और सत्य का अन्वेषण करने के लिए सुकरात, प्लेटो आदि विद्वानों ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। यूनानी भाषा में डायलेक्टिक शब्द डायलेगो से बना, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद या तर्क वितर्क। यूनानी विचारकों का विश्वास था कि वाद विवाद और तर्क वितर्क द्वारा सत्य तक पहुंचा जा सकता है, परंतु हिग्गल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग सुकरात के अनुरूप न करके अरस्तु के राज्य चक्र के विचार की तरह किया है। अरस्तु का यह विचार था कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रत्येक वस्तु अति मात्रा में पहुंचकर स्वयं में अपनी विरोधी वस्तु को उत्पन्न करती है। उसके अनुसार जब राजतंत्र स्वार्थ है सिद्धि में लिप्त हो जाता है तो निरंकुश तंत्र में, जब कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो धनिक तंत्र में, सर्वजन तंत्र दूषित हो जाता है तो जनतंत्र परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन चक्र चलता रहता है। हिग्गल ने इससे द्वंद्व का लाभ उठाया। हिग्गल ने यूनानियों से द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करते हुए उसके मौलिक परिवर्तन कर दिए। इसे वाद विवाद के स्तर से उठाकर वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले गया। हिग्गल के अनुसार यूनानियों के विचार में द्वंद्व की प्रक्रिया दो ही चरण थे। उदाहरणतः उनके विचार में राजतंत्र का प्रतिवाद निरंकुश तंत्र था, परंतु हिग्गल इस प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है। उसका मत है कि यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। हिग्गल के अनुसार किसी वस्तु की वास्तविकता की पहचान 3 चरणों में होती है: उसका होना बीइंग, उसका प्रतिरोध अथवा वह क्या नहीं है नॉन बीइंग, और दोनों का संश्लेषण यानी उसका बन जाना बिकमिंग। हिग्गल के मतानुसार विश्व आत्मा के विकास क्रम में राज्य का एक विशिष्ट स्थान है। पर विश्व आत्मा के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसके प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, राज्य का किस लिए विशिष्ट स्थान है, ये सब बातें द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से ही की जा सकती है। हिग्गल का कहना है कि मानव सभ्यता का विकास सीधा और सपाट नहीं है, वह टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे आध्यात्मिक चिंतन या बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। विकास की प्रक्रिया गतिशील और द्वंद्वात्मक है, साथ ही यह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है। इसका प्रत्येक सोपान वाद, थीसिस, प्रतिवाद, एंटीथेसिस, संवाद के रूप में, सिंथेसिस के रूप में के बनी रूप में दिखाई देती है। यहाँ समझ लेना चाहिए कि आंतरिक और बाह्य विकास प्रक्रिया का वर्णन मानव बुद्धि के अनुसार होता है, क्योंकि मानव बुद्धि अपूर्ण है, अतः उसके द्वारा आंशिक सत्य का बोध होता है। मानव बुद्धि धीरे धीरे सत्य की अनुभव होती है। किसी भी विषय की सत्य की जो प्रथम झलक मानव बुद्धि को मिलती है वह वाद है। उसके आगे चलकर वह मनुष्य को उसकी अपूर्णता का आभास होता है और यह नए सत्य की खोज करता है तो प्रतिवाद है।
और परंतु वाद की भांति प्रतिवाद भी आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। अतः शीघ्र ही उसके असत्यता का आभास भी मानव बुद्धि को होने लगता है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रारंभ हो जाती है और फिर मनुष्य वाद और प्रतिवाद के आंशिक सत्यों की मेल कर संवाद सिंथेसिस के रूप में एक नवीन सत्य की खोज करता है। यानी कि इसमें वाद विवाद नया संवाद या नया वाद के रूप में हम करते हैं। जैसे कि इस चार्ट में हमने देखा है कि जैसे हिगल ने जो दिखाया है उसमें संवाद यानी प्रतिवाद तीन साइड में, और वाद के बाद में नया संवाद और नया संवाद, यानी इसको हमने इसमें जैसे कि संघर्ष संवाद नया वाद प्रतिवाद, संघर्ष नया संवाद प्रतिवाद वाद, इस प्रकार से इन्होंने एक जो चार्ट बनाया। इसके अलावा जैसे कि एक और है जिसमें हिगल के अनुसार विश्वात्मा का विकास श्रृंखला वाद प्रतिवाद संवाद के अनेक समूह से बना है, और वो समूह है जैसे इसमें दिखाया हुआ है लॉजिक, तर्क, सत्ता, सार, विचार, प्रकृति, नेचर, यांत्रिकी, भौतिकी, प्राणिकी, आत्मा, स्पिरिट, अंतरात्मा, ब्रह्मात्मा और निज्ञात्मकता, यानी कि ये चीज़ें इसमें है। इसके अलावा जैसे इसकी विशेषता है कि द्वंद्वात्मक संघर्ष ही इसका विकास का निर्धारक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि द्वंद्वात्मक पद्धति की मूल मान्यता है कि प्रगति का या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तु या शक्तियों के द्वंद्व में परिणाम के स्वरूप होता है। इस तरह मानव समाज का विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है, यानी कि इसमें एक सीधी रेखा में ये नहीं होता है, स्वतः प्रेरित, यानी इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की जो संघर्ष के विकास की निर्धारक है मूल मान्यता है कि प्रगति विकास का दो परस्पर विरोधी वस्तुओं और शक्तियों के में द्वंद्व और संघर्ष होता है। जैसे हिगल के शब्दों में मानव सभ्यता की प्रगति एक सीधी रेखा के रूप में नहीं हुई, इसकी प्रगति लगभग के धक्के खाते हुए जल पोत की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। स्वतः प्रेरित संचालित, जैसे कि इस पद्धति की प्रमुख विशेषता इसमें स्वतः संचालित होने का गुण है। इसकी स्वतः चलायमान होने की शक्ति का आधार इसमें निहित अंतर विरोधी संघर्ष की प्रवृत्ति है। हिगल ने इसे ऐतिहासिक आवश्यकता बताया है, यानी कि नया संवाद नया वाद बनकर प्रतिवाद को जन्म देने के लिए बाध्य होता है। हिगल ने इसे ऐतिहासिक आवश्यकता बताया। सत्य की अन्वेषण का अद्वितीय तरीका, यानी हिगल द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा हिगल ने सत्य के अन्वेषण की व्यवस्थित नियम बतलाया। हिगल ने यही दर्शाया है कि किसी भी वस्तु को वास्तविकता एक वस्तु की उसकी प्रतिकूल वस्तु से तुलना के द्वारा की जा सकती है। अतः भलाई का अस्तित्व इसलिए क्योंकि बुराई का अस्तित्व है, गर्मी का इसलिए क्योंकि सर्दी का है। द्वंद्वात्मक पद्धति की उपयोगिता के बारे में कहते हैं कि इस पद्धति में इन विभिन्न दोषों के होते हुए भी इसकी बहुत उपयोगिता है, क्योंकि यह विष्णु के स्वरूप को स्पष्ट करने में बड़ी सहायक है। यह तथ्य कि विरोधी तत्वों को जाने बिना हम सत्य को ठीक नहीं पहचान पाते हैं। जीवन संघर्षों का रंगमंच है और इन विरोधों और संघर्षों में समन्वय का कितना महत्व है यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हिगल का द्वंद्ववाद इसी सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति मानव मन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। मैंने इसकी आलोचना हम जब करते हैं तो आलोचना में ये पाते हैं कि विभिन्न वस्तुओं में विरोध की अनावश्यक कल्पना, यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा हिगल ने विभिन्न वस्तुओं में विरोध की अनावश्यक कल्पना कर ली है। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार निर्धनता और संपन्नता दो परस्पर विरोधी नहीं वर्ण दो विभिन्न स्थितियां भी है, लेकिन वह इन्हें परस्पर विरोधी मान लेता है। यानी अस्पष्ट पद्धति, आलोचकों के अनुसार हिगल की पद्धति अस्पष्ट क्लिष्ट है। उसके द्वंद्व की अस्पष्टता को उसके द्वारा प्रस्तुत समाज और परिवार, कला और धर्म के उदाहरणों में देखा जा सकता है। उसके अनुसार परिवार का प्रतिवाद समाज है, जबकि परिवार के समस्त गुण प्रेम स्नेह एक तो आदि समाज में जाकर नष्ट नहीं होते। समाज तो परिवार का अविच्छेद्य ही नहीं विराट रूप है। परिभाषिक शब्दों में का स्पष्ट प्रयोग, यानी द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि हिगल ने विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का जिनकी परिभाषा करना कठिन है बड़ी अस्पष्टता से प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए हम दो शब्दों विचार और अंतर्विरोध को ले सकते हैं। हिगल के अनुसार प्रत्येक गतिशील सामाजिक परिवर्तन दर्शन, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, विधि अथवा राजनीति का परिवर्तन विचार में उन्नति के कारण होता है। वैज्ञानिकता का अभाव,
यानी आलोचकों के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव है। इसमें किसी भी वस्तु को मनमाने ढंग से वाद और प्रतिवाद के रूप में माना जा सकता है। अतः इस पद्धति के अनुसार किसी भी वस्तु, किसी भी अच्छी व्यवस्था को बुरी और बुरी व्यवस्था को अच्छी सिद्ध किया जा सकता है। यानी ये आलोचना इसमें की गई है। द्वंद्वात्मक पद्धति की फिर भी इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में यह है कि यथार्थ स्वरूप को समझने में सहायक है। ये इस पद्धति द्वारा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। वस्तुओं के विरोधी तत्वों वाद प्रतिवाद को समझने से उसका वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने आता है। यह पद्धति स्पष्ट है कि मानव सभ्यता के कोई विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि सतत विकास का परिणाम है। इसने मानव सभ्यता के विकास की एक नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। विकास का नियम, यानी कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा प्रतिपादित विकास का नियम अधिक तार्किक है। पूर्व में यह माना जाता है कि मानव सभ्यता का विकास सरल रेखा में निरंतर उन्नति के पथ पर होता है, जबकि हिगल ने यह प्रतिपादित किया कि मानव सभ्यता का विकास बहुत उतार चढ़ाव के साथ हुआ है। यानी कि हिगल ने मानव के मनोवैज्ञानिक को समझने में सहायक किए। हिगल की इस पद्धति से मानव के बौद्धिक क्रियाओं के मनोविज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। रसेल के अनुसार हिगल की पद्धति मानव मन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। यानी हिगल द्वारा जो दिया गया है वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीनों चीज़ें जो है इससे संबंधित है आपके अंतरात्मा यानी कि विचारों से संबंधित है। और मार्क्स ने इसे थोड़ा भिन्न किया, उसने पदार्थ से संबंधित द्वंद्व प्रतिवाद और संवाद का, वाद प्रतिवाद संवाद को स्थान दिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।